अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 30 सितंबर 2024 ये वो डेट थी जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पूरा करने के लिए। 2007 में होने वाले एग्रीमेंट में ये तय पाता है कि 1957 किलोमीटर पर फैली इस पाइपलाइन में से पहले का 1172 किलोमीटर ईरान बनाएगा और आगे का 785 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने बनाना था। ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन 2011 में ही बना चुका है, लेकिन पाकिस्तान 17 साल गुजरने के बावजूद 1 किलोमीटर तक नहीं बना सका। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने साल गुजरने के बावजूद क्यों पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सका, और जानेंगे कि कैसे इंडिया जो कभी इस पाइपलाइन का हिस्सेदार हुआ करता था वो अमेरिका से न्यूक्लियर डील लेने के बाद इससे अलग हो गया। और आज अगर ईरान इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन में चला जाता है तो पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स का फाइन पे करना पड़ सकता है। India is committed to operate its civil gas pipeline between Iran and neighbors Pakistan, defying opposition from Washington. Dignitaries headed by the presidents of the two countries mingled with the reservoir until a distribution system 1950s में एक आर्टिकल पब्लिश होता है पर्शियन पाइपलाइन के नाम से, और ये आर्टिकल लिखा जाता है पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर मलिक आफ्ताब की तरफ से, जो ये सुजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में गैस की कमी को पूरा करने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाए ईरान से पाकिस्तान, और इस पाइपलाइन की प्रोटेक्शन के लिए इसके रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाए। अब ये आइडिया तो पेश कर दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 1995 तक इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अब 1995 में दोबारा ईरान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स इस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करती हैं और एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है, यानी ऐसा मुआहदा जिसमें एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि ये पाइपलाइन किन रास्तों से गुजरेगी, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। और ऐसा ही एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट ईरान इंडिया के साथ भी साइन कर लेता है 1999 में। और अब ये बायलैटरल एग्रीमेंट बदल जाता है ट्रायलैटरल में, यानी पहले जिसे आईपी यानी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कहा जाता था, अब इसे आईपीआई यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन कहा जाने लगा। ईरान इस गैस पाइपलाइन को लेकर ज्यादा सीरियस इसलिए भी था कि 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका ईरान पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा चुका था। We'll pursue additional sanctions tougher than ever before to counter the entire range of Iran's malign conduct. और इस सैंक्शंस की लिस्ट में एक ये भी थी कि कोई भी मुल्क ईरानियन क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस को इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या परचेज नहीं कर सकता। हालांकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज को इससे छूट दी गई थी। दूसरी तरफ ईरान के पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं, तो इतनी गैस होने के बावजूद अगर कोई इसे खरीदेगा ही नहीं तो कैसा फील होगा। इमेजिन करें जरा इस कंडीशन को कि आप किसी गाँव में रहते हैं और आप पूरे गाँव से ज़्यादा गंदम उगाते हैं। अब साल के आखिर में जब आप गंदम काटते हैं और पैसे कमाने का टाइम आता है तो कोई आपसे गंदम ही नहीं खरीदता, कैसा फील करेंगे आप इस सिचुएशन में। खैर 2007 में इन तीनों मुल्कों के दरमियान ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन हो जाता है। 7.5 बिलियन डॉलर एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है इस प्रोजेक्ट की। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज इस पाइपलाइन को विन विन प्रोपोजिशन फॉर ईरान पाकिस्तान एंड इंडिया कहते हैं, यानी इसमें किसी भी मुल्क का नुकसान नहीं, सबको फ़ायदा ही होगा। ईरान ये गैस बेचेगा तो डेफिनेटली वो पैसे कमाएगा, और पाकिस्तान और इंडिया में ये गैस इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जाएगी। रूट की बात करें तो ये गैस आनी थी साउथ फॉरेस्ट फील्ड से, जो पर्शियन गल्फ के बीचों बीच एक जगह है। एक्चुअल में ये गैस रिजर्व सी बेड से 3 किलोमीटर गहराई में है। अब यहाँ से ये पाइपलाइन शुरू होकर पहुँचनी थी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, जो बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान से मुल्तान और मुल्तान से न्यू दिल्ली। यहाँ बलोचिस्तान में एक मुकाम है खुजदार, यहाँ से इस पाइपलाइन का एक सेक्शन पर होकर कराची भी पहुँचाया जाना था। इस पाइपलाइन की टोटल लेंथ 2775 किलोमीटर थी। शुरू का 1172 किलोमीटर ईरान में था, जो कि ईरान ने बनाना था। इससे आगे 785 किलोमीटर पाकिस्तान से गुजरना था, जो पाकिस्तान ने बनाना था, और आखिर में 818 किलोमीटर इंडिया में था, जो कि इंडिया ने तामीर करना था। ईरान की ये सोच थी कि पाकिस्तान से चाइना तक और इंडिया से बांग्लादेश तक इस पाइपलाइन को एक्सटेंड किया जाए। अब अमेरिका इस सारी सूरत हाल को देख रहा था, और जब वो महसूस करता है कि इतनी सैंक्शंस लगाने के बावजूद ईरान स्ट्रॉन्ग हो रहा है इकोनॉमिकली, तो अमेरिका इंडिया को एक न्यूक्लियर डील ऑफर करता है। और 2009 में इंडिया ये सिविल न्यूक्लियर डील लेने के बाद इस आईपीआई प्रोजेक्ट से अलग हो जाता है। अब इस न्यूक्लियर डील में ये तय पाया था कि इंडिया अपनी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर ही यूज करेगा। India is committed to operate its civil nuclear energy program under the safeguards of the International Atomic Energy Agency and और इसके बदले में अमेरिकन कंपनीज इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएंगी और अमेरिका इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेगा। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव डील थी ये इंडिया के लिए,
लेकिन उनकी अपनी ही गवर्नमेंट के लोगों का ये मानना था कि न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने की जो गारंटी अमेरिका दे रहा है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है और हकीकत में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट के साथ जिन पार्टीज ने अलायंस किया था और अपोजिशन पार्टीज इस 1-2-3 एग्रीमेंट के खिलाफ हो जाती हैं और ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान करते हैं और बहुत क्लोज मार्जिन से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में भी ये बिल पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और फिर सेनेट से पास करवाया जाता है और आखिर में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इस बिल पे साइन कर देते हैं, जिसके बाद 10 अक्टूबर 2008 को इंडिया और अमेरिका के दरमियान फाइनली ये न्यूक्लियर डील तय पा जाती है। मोटा मोटा आपको बताऊं तो इंडिया में 25,000 मेगावाट के एनर्जी क्राइसिस को जहां पहले ईरान से ली जाने वाली गैस से पूरा किया जाना था, अब वो क्राइसिस अमेरिका पूरा करेगा इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी देकर। दूसरी रीज़न जो इंडिया इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अलग होने की बताता है वो थी सिक्योरिटी इश्यूज़, क्योंकि ये पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर इंडिया जानी थी तो इंडिया को ये खदशा था कि जब कभी पाकिस्तान के साथ उसके हालात कशीदा हुए तो पाकिस्तान इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया के इस प्रोजेक्ट से निकलने के बाद ये एग्रीमेंट दोबारा ट्राइलेटरल से बायलेटरल हो जाता है, यानी दोबारा ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट रह जाता है। जनवरी 2010 में अब अमेरिका पाकिस्तान के पीछे आता है और यूएस रिप्रेजेंटेटिव रिचर्ड होलब्रुक पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप इस पाइपलाइन को डंप कर दें और इसके बदले में अमेरिका एक अल्टरनेटिव एनर्जी रूट ऑफर करता है तापी की सूरत में। साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को डंप कर देता है तो पाकिस्तान में LNG टर्मिनल लगाने और ताजिकिस्तान से बिजली खरीदने में अमेरिका पाकिस्तान को फुल असिस्टेंस देगा, जिसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इसे 2 आज़ाद मुल्कों के दरमियान बायलेटरल एग्रीमेंट कह के पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के पास 3 ही ऑप्शन थे अपने एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के। पहला तो था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, दूसरा था तापी पाइपलाइन जो अमेरिका ने भी प्रपोज किया था पाकिस्तान को एज एन अल्टरनेटिव ऑफ IP, और तीसरा था कतर से LNG की इंपोर्ट जो थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो इन तीनों ऑप्शंस में से पाकिस्तान के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे सूटेबल था, क्योंकि इस पाइपलाइन के बाद पाकिस्तान को डेली बेसिस पे 21 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होनी थी, जिससे एक तो डोमेस्टिक गैस की शॉर्टेज पूरी होनी थी और दूसरा 5000 मेगावाट बिजली बननी थी। पावर हाउसेज में इस्तेमाल होने वाले महंगे फर्नेस ऑयल को इस गैस से रिप्लेस करके एनुअली $1 बिलियन बचाए जाने थे। और अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान से चाइना और इंडिया तक एक्सटेंड होती है तो पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा ट्रांजिट फी की सूरत में। इसलिए पाकिस्तान अमेरिकन सैंक्शन से बिल्कुल बेफिक्र होकर मार्च में ही इस डील को साइन करता है और दोनों मुल्कों में ये तय पाता है कि दिसंबर 2014 तक इस पाइपलाइन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन 2011 में ही बना लेता है और पाकिस्तान को वार्न करता है कि अगर दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान ने अपने हिस्से का सेक्शन ना बनाया तो उसे डेली पेनल्टी पे करनी होगी $1 मिलियन की। आज के एक्सचेंज रेट पे अगर आप देखें तो ये अमाउंट बनती है 27 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी इतने पैसे पाकिस्तान को डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। अब पाकिस्तान निकलता है अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढने जो इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और 2014 के आखिर तक पाकिस्तान को ये पाइपलाइन बना दें। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अपनी कंपनीज जैसे OGDCL और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से इनकार कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान चाइनीज इन्वेस्टर से अपील करता है जो इस पर टाइम मांग लेते हैं। फिर पाकिस्तान की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जाती है रशिया की गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी गाज़प्रोम के पास, जो शुरू में तो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का ऐलान करती है, लेकिन US सैंक्शंस की वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार नहीं होता। अब आखिरी ऑप्शन था पाकिस्तान के पास सऊदी अरेबिया, जो पहले ही ईरान और पाकिस्तान की इस एनर्जी कॉरपोरेशन के खिलाफ था और वो भी पाकिस्तान को एक अल्टरनेटिव पैकेज दे चुका था कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है तो उसे लोन भी दिया जाएगा और ऑयल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो अपने एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। अब जब पाकिस्तान को कोई प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं मिलता तो दोबारा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन कर ली जाती है। पाकिस्तान को अपने हिस्से का सेक्शन बनाने के लिए $1.5 बिलियन चाहिए थे। अब इन $1.5 बिलियन में से $500 मिलियन ईरान पाकिस्तान को देगा एज अ लोन, बाकी के $1 बिलियन में से $500 मिलियन चाइनीज लोन और $500 मिलियन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सी से रेज किए जाने थे। अब इन सारी अरेंजमेंट्स के बाद 11 मार्च 2013 को पाकिस्तान और ईरान के प्रेसिडेंट्स पाकिस्तानी सेक्शन के कंस्ट्रक्शन वर्क की ऑफिशियल इनॉग्रेशन कर देते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगले 22 महीनों में ये कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाए। लेकिन 2013 याद होगा आपको पाकिस्तान में इलेक्शंस का साल था और जून 2013 में जब गवर्नमेंट बदलती है तो इस प्रोजेक्ट पे बयानिया भी बदल जाता है। यानी पिछली गवर्नमेंट जो ये कह रही थी कि हम एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, अब नई गवर्नमेंट कहती है कि द प्रोजेक्ट फॉर द मूवमेंट इज ऑफ द टेबल। पाकिस्तान के पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी नेशनल असेंबली में अपनी स्पीच में कहते हैं कि अगर ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस ना होती तो ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा हो सकता था,
लेकिन गवर्नमेंट अभी इस प्रोजेक्ट को रोक रही है बिकॉज इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन ईरान आर अ सीरियस इशू। 2014 में पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए 10 साल का टाइम मांग लेता है ईरान से और अगले 10 साल तक ये प्रोजेक्ट अनटच रहता है। अब फरवरी 2024 में जब 10 साल पूरे होते हैं तो पाकिस्तान पेनल्टी से बचने के लिए इस 785 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल देता है और ये देखकर ईरान पाकिस्तान को मजीद 180 दिन की मोहलत देता है इस पाइपलाइन को पूरा करने के लिए। ये फाइनल डेडलाइन ख़त्म हुई थी 30 सितंबर 2024 को। अब इसके बाद ईरान इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन में जा सकता है और अगर ईरान इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन में जाता है और पाकिस्तान वहाँ केस हार जाता है, जो कि श्योरली लग रहा है कि हार जाएगा, तो पाकिस्तान को $18 बिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।